फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। गांधी का पुनर्पाठ का तीसरा एपिसोड है ये। और इस एपिसोड में हमने गांधी के जाति और वर्ण व्यवस्था संबंधी जो विचार है केंद्र में रखा है। हमारे यहाँ एक वर्ग है और अच्छा खासा वर्ग है वो, उसमें प्रगतिशील गैर प्रगतिशील दोनों ही किस्म के लोग हैं। उसमें वे लोग भी हैं जो अम्बेडकरवादी भी हैं, और उन लोगों की ये धारणा है कि गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं कि गांधी को वे लोग ठीक से पढ़ना नहीं जानते। पहले हम उस मतलब पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें जिसमें गांधी आए, उस समाज को समझने की कोशिश करें जिसमें गांधी ने अपनी वैचारिक हस्तक्षेप की भूमिका अदा की। गांधी का आना और गांधी का जो है यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप करना वो साधारण घटना नहीं है। भारत की अपनी एक सामान्य विशेषता है जो कि बहुत ही भयानक विशेषता है, अभी भी है। वो गांधी के जमाने में भी थी। गांधी के जमाने में तो और ज्यादा मुखर थी। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता यह है कि हमारे यहां आम आदमी गलत काम करने से डरता नहीं है। आप यूरोप के अनेक देशों में जाइए तो वहां आम आदमी को देखिएगा तो आम आदमी गलत काम करने से पहले डरता है, उसे कानून का डर सताता है। हमारे यहां खूबी है भारतीय समाज की, जो केंद्रीय विशेषता है। अगर मुझसे पूछें, भारतीय समाज की केंद्रीय विशेषता यह नहीं है कि भारतीय समाज जो है वो सामंजस्यवादी है, हिंदू धर्म का रक्षक है, हिंदू धर्म का प्रचारक है। ये नहीं, भारतीय समाज की केंद्रीय विशेषता है और यह विशेषता राष्ट्रीय स्तर पर है कि यहां पर लोग गलत काम करने से डरते नहीं है। हमारे यहां जाति प्रथा के खिलाफ कानून है, हमारे यहां दहेज के खिलाफ कानून है, हमारे यहां बॉन्डेड लेबर के खिलाफ कानून है, हमारे यहां तमाम किस्म के मॉडर्न कानून है जो कि किसी भी आधुनिक समाज के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे यहां के जो नागरिक हैं उनकी खूबी यह है कि वे गलत काम करने से डरते नहीं हैं। खुलेआम कास्टिज्म की हिमायत करते हैं, खुलेआम कास्टिज्म के पक्ष में लिखते हैं, खुलेआम धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, जबकि धार्मिक उन्माद के खिलाफ में कानून है। खुलेआम धार्मिक घृणा पैदा करते हैं जबकि धार्मिक घृणा के खिलाफ में कानून है। खुलेआम ईश निंदा करते हैं जबकि ईश निंदा के खिलाफ कानून है हमारे यहां। तो भारतीय कानून की जो बुनियादी और भारतीय समाज की जो बुनियादी विशेषता है, जहां से भारतीय समाज को कायदे से देखा जाना चाहिए, ये जो हम लोगों ने जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया में, इवन यहां तक कि पत्र पत्रिकाओं में जो बहस चला रखी है, उस बहस की ब्यूटी है कि हम भारतीय समाज की जो चारित्रिक विशेषता है उसे खोलना ही नहीं चाहते और चाहते हैं कि भारतीय समाज छलांग लगा के विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर ले। भारतीय समाज पर कोई भी चर्चा, भारतीय समाज के किसी भी वैज्ञानिक पर, विचारक पर, राजनीतिक नेता पर कोई भी चर्चा, और गांधी पर खास तौर पर, तब तक बेमानी है जब तक कि आप इस केंद्रीय विशेषता को समझने के लिए तैयार नहीं होते। गलत करने में डर हमें नहीं आता। गलत को हम खूबी के साथ करते हैं, बड़ी खुश होते हैं गलत काम करके, बल्कि हमें ज्यादा बधाइयां और प्रशंसा मिलती है। गलत का महिमा मंडन होता है और गलत को वैध बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे हम अपनाते हैं। उसमें सरकारें भी शामिल हैं, उसमें राजनीतिक दल भी शामिल हैं, उसमें तमाम किस्म के मध्य वर्ग के लोग भी शामिल हैं, शिक्षित लोग भी शामिल, अशिक्षित लोग भी शामिल। भारतीय समाज की यह एक व्यापक
सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय समाज गलत काम करने से डरता नहीं है, और यही वजह है कि भारतीय समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता। आप अमेरिका जाइए, आप सिंगापुर जाइए, आप जर्मनी जाइए, आप जापान जाइए, अरे आप चाइना, कहीं पर भी जाइए, आप नागरिक के दिमाग में पहले यह चीज रहती है कि वो कोई गलत काम न करता जिसकी वजह से वो कानून की गिरफ्त में आ जाए, उसे पुलिस पकड़ के ले जाए। हमारे यहां तो खुल्लम खुल्ला गलत काम करना एक तरह से जन्म सिद्ध अधिकार माना जाता है, और हम सब लोग गलत काम करने में मजा लेते हैं, गलत में मजा लेते हैं, और इस गलत काम को वैध बनाने में न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। मैं एक नहीं, हजारों उदाहरण दे सकता हूं आपको। जाति, वर्ण, क्या है ये गलत काम करने की आदत, संस्कार हमारे बने कहां से? हम गलत काम को सही और वैध कैसे ठहराने लगे? गलत काम करना, गलत में मजा लेना, गलत को महिमा मंडित करना, और फिर उसके ऊपर संस्कार का, धर्म का, बंधुत्व का, समुदाय का, जाति का आवरण डाल देना। तो भारतीय समाज को कहां से देखा जाए? भारतीय समाज को यहां से देखा जाए कि हमारा प्रधानमंत्री कितना ताकतवर है, और वो चाहे नेहरू हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। कहां से देखा जाए भारतीय समाज को? प्रधानमंत्री पद से देखें या एक साधारण नागरिक और समाज को केंद्र में रख के देखें? वास्तविकता यह है कि हमारे यहां कानून का कोई डर नहीं है, किसी को किसी भी चीज का कोई डर नहीं है। गलत करना हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, और यही वह जगह है जो कि हमें विरासत में मिली और इसको क्रिएट किया। गलत को वैध बनाने का संस्कार, आदत हमारे अंदर पैदा की मनुस्मृति ने। जो लोग अंबेडकर की इतनी तारीफ और प्रशंसा करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि गलत को गलत सिद्ध करने के लिए, गलत जो एटीट्यूड्स हैं उनको सिद्ध करने के लिए, उन्हें रिजेक्ट करने के लिए हमने आखिर सामाजिक स्तर पर कौन से प्रयत्न किए? जो गलत है वो गलत है, वो चाहे वो किसी भी तर्क से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन भारत की खूबी है कि गलत को सही ठहराने में हम लोग मास्टर हो चुके हैं। उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, हमारे मुख्यमंत्रियां भी, विभिन्न दलों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए आप, बाल विवाह गलत है कि नहीं है? कानून बना हुआ है बाल विवाह के खिलाफ, लेकिन 60% से अधिक शादियां बाल विवाह के रूप में होती हैं हिंदुस्तान में। कहां से देखेंगे भारतीय समाज को? गांधी जब भारत में दाखिल होते हैं तो गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि भारतीय समाज, जिस समाज की प्रशंसा करते हुए हम लोग थकते नहीं हैं, उस भारतीय समाज की इस चीज को गांधी ने पहले बारीकी से पकड़ा कि भारतीय समाज की जो केंद्रीय समस्या है वो यह है कि यहां गलत को लोग वैध ठहराते हैं, उसके लिए तर्क गढ़ते हैं, तरह तरह से रैशनलाइज करते हैं। और जब आपने समाज में यह चीज एक आदत के तौर पर विकसित कर दी, संस्कार के तौर पर विकसित कर दी, तो अब मीडिया भी गलत को सही ठहरा रहा है, साइबर मीडिया भी गलत को सही ठहरा रहा है, और गलत का अधिक से अधिक प्रचार कर रहा है, और आपको कन्विंस कर दिया है गलत ही सही है।
तो भारतीय समाज को खोलने के लिए, भारतीय समाज को देखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि हम उसके केंद्र बिंदु को पकड़ें। भारतीय जनमानस को पकड़ने के लिए जरूरी है, लैंडलेस लेबर से लेके अमीर तक, एक मुकेश अंबानी से लेके एक साधारण मुकेश कुमार तक यह गलत की धारणा फैली हुई है। और यह बड़ी समस्या है, यह साधारण समस्या नहीं है। तो अब आपको कोई भी काम करना है तो आप पहले यहां से देखिए कि ये जो गलत को वैध ठहराने की जो मनोदशा है, जिसका कि व्यापक सामाजिक आधार है, व्यापक राजनीतिक सपोर्ट है इसके पास। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के करीब 60,000 से अधिक बिल्डिंगें इलीगल कंस्ट्रक्शन के तौर पर आइडेंटिफाई की और वे गिराने के आदेश दे दिए। कुछ दिन तक वो गिरती रही, लेकिन उसके बाद में सब गायब। अरे जब आपने एक बार मान लिया कि सारी बिल्डिंगें गलत बनी है, तो आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाए? क्यों नहीं बिल्डिंगें गिराई गई? और दूसरी बात यह है कि गलत बिल्डिंग का निर्माण शुरू हुआ ही कैसे? गलत बिल्डिंग बनाने के लिए तो अभी तक किसी को अंदर जेल में डाला नहीं गया कि आजीवन कैद, कि आपने कानून तोड़ा, आप अब जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अंदर जाइए। साठ हजार से अधिक बिल्डिंगें थी जो कि बड़े पैमाने पर धाड़ धाड़ करके गिराई गई दिल्ली में, और फिर वे अचानक रोक दी गई। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं एक नहीं 10 सैकड़ों उदाहरण आपको अपने जीवन में मिल जाएंगे कि हम गलत करते हैं, गलत को फिर वैध बनाते हैं। एक साधारण सी चीज है, वो इलीगल कॉलोनी जो कि लीगल बनाई गई, गलत। वोट बैंक की पॉलिटिक्स। गांधी पहले व्यक्ति हैं, पहले राजनेता हैं जो कि इस चीज को पिन पॉइंट करते हैं कि भारत की जो मनोदशा है वो गलत को वैध बनाने की और गलत में मजा लेने की मनोदशा है। तो गांधी ने जो सबसे अच्छी चीज पैदा की वो ये कि अपने आचरण से, विचार से नहीं, विचार से तो हम लोग सब सही सही बोलते हैं, टेस्ट होता है आचरण में। हमारे आचरण के विपरीत विचार होते हैं, विचार के अनुकूल आचरण नहीं होता। गांधी अकेले थे जो कि गलत को गलत कहते थे और फिर वे सही बात के अनुकूल आचरण भी करते थे। तो अगर मुझसे कहा जाए गांधी को खोलने के लिए कि गांधी को कहां से खोला जाए, गांधी का पुनर्पाठ कहां से तैयार किया जाए, तो पहली जो बुनियादी चीज है वो ये कि गांधी आचरण में मिलते हैं और आचरण का उनके विचार के साथ में मेल है। और यह चीज वो क्यों इंफेसिस देते हैं? क्योंकि भारतीय समाज की जो सामान्य साइकोलॉजी है, सामान्य मनोदशा है, वो गलत को वैध बनाने की मनोदशा है। और इसी की वजह से उसके विचार और आचार यानी आचरण में बहुत बड़ा गैप है। आप याद कीजिए, गलत को गलत कहने की परंपरा भारत में कब शुरू हुई? सबसे पहले आधुनिक काल में। आधुनिक काल में गलत को गलत कहने की सबसे पहले परंपरा शुरू हुई नवजागरण के दौरान, रेनेसां के दौरान। इसका श्रेय निश्चित तौर पर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, उन तमाम लोगों को जाता है कि उन्होंने गलत को गलत कहा। उसके पहले तो हम लोग गलत को सही कहते थे। तमाम किस्म के धार्मिक, धर्मशास्त्रीय उपदेशों के आधार पर उनको वैध ठहराते थे। यहां तक कि हमारे यहां सती प्रथा को भी वैध ठहराने की परंपरा थी। औरत को जिंदा जलाया जा रहा है लेकिन उसको भी वैध ठहरा, ये गलत है।
लेकिन पहली बार कहा गया कि यह गलत है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जो मनोदशा है, जहां से कि गांधी हस्तक्षेप करते हैं, और वो हस्तक्षेप कहां से करते हैं? वो नवजागरण की परंपरा से अपने को जोड़ते हैं। नवजागरण में जो पहली जो नींव रखी गई, जो चीज पहली ईंट रखी गई भारत के निर्माण के लिए, वही थी गलत को गलत कहो, चाहे उसके लिए जो भी कॉस्ट देनी हो, और अपने विचार के अनुकूल आचरण करो। यह चीज विरासत में गांधी ने नवजागरण से सीखी। टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए कि ऐसे कितने राजनेता हैं, कैसे इतने मध्य वर्ग के लोग हैं जो गलत को गलत कहते हैं और उसके अनुकूल आचरण करते हैं। आप पाएंगे कि ऐसे अल्पसंख्यक लोग, अधिकतर लोग समाज में ऐसे हैं जो कि गलत को गलत नहीं कहते, गलत को गलत नहीं मानते, बल्कि वे उसको किसी ना किसी तौर पर जस्टिफाई करने का रास्ता खोज लेते हैं। घर की बात थी ना ये, शादी घर की चीज थी, सती भी घर की चीज थी, पर्सनल था। पहली बार गलत जो पर्सनल हुआ करता था उसे पब्लिक किया गया। तो गलत को पब्लिक करो और पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बनाओ और आंदोलन का हिस्सा बनाओ। नवजागरण ने यह शिक्षा दी और गांधी ने यह शिक्षा ग्रहण की। गांधी गलत को सार्वजनिक बनाते हैं। अनटचेबिलिटी की समस्या पर्सनल समस्या थी, सामाजिक समस्या के तौर पर उस पर बहस नहीं हो रही थी। गांधी ने अपने जन आंदोलन के जरिए अनटचेबिलिटी के इशू को पब्लिक इशू बनाया, आंदोलन का इशू बनाया, अस्पृश्यता निवारण के मसले को राजनीतिक आंदोलन का मसला बनाया। सवाल यह, गलत को जब आप सही करने जाएंगे, कैसे सही करेंगे आप उसे? आपके पास में कोई पर्सनल मेथड नहीं है। गलत गलत है और गलत को जब तक आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, और चूंकि वो कोई इंडिविजुअल तौर पर चीज गलत नहीं घटती, तो ये एक नई चीज जो कि विकसित हुई, वो ये कि गांधी के आने के साथ एक और चीज थी जो विकसित हुई। वो ये कि हम सारे लोग अपने तरीके से अच्छा व्यवहार करते थे। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो सभ्य ही व्यवहार करते थे। सवाल यह कि सभ्य व्यवहार और नागरिक आचरण, इन दोनों में फर्क होता है। गांधी पहले व्यक्ति थे, पहले राजनेता थे जो कि नागरिक आचरण को आंदोलन का हिस्सा बनाते हैं। गांधी के पहले से लोग राजनीति कर रहे थे यहां। गांधी के पहले नवजागरण भी हो चुका था, लेकिन नागरिक आचरण हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था। हम हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, सब कुछ थे, लेकिन नागरिक और उसके आचरण ये हमारे जिहन में नहीं आते थे। नागरिक और उसके आचरण जब हमारे जेहन में आएंगे तो हमारा एटीट्यूड समाज के प्रति, समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति, हमारे जो यार दोस्त हैं, जो बंधु बांधव हैं, जो हम जिन संगठनों में काम करते हैं, उनके प्रति हमारा एटीट्यूड एकदम अलग होगा। सो सेकंड चीज जो गांधी ने क्रिएट की वो था कि नागरिक का आचरण। आज की स्थिति बड़ी भयानक है, उस समय भी थी, आज और भी विकराल रूप में। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छी भाषा में बोलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही मीठी भाषा में बोलेंगे, बहुत ही आदर सम्मान के साथ बोलेंगे, आपको बिल्कुल दिल जीत लेंगे। क्या इसे नागरिक आचरण कहेंगे? नागरिक आचरण का मतलब है सत्य के
आधार पर विकसित नागरिक व्यवहार। महात्मा गांधी ने नागरिक व्यवहार के बुनियादी आधार के तौर पर सत्य को रेखांकित किया। हम सब लोग जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो शिक्षित समाज में आते हैं, हम लोग तहकीकात करें, देखें, आत्मालोचना करें। जो राजनीतिक दल हैं वे आत्मालोचना करें। वे नागरिक, जो नागरिक हैं, जो कि वोटर हैं, वे आत्मालोचना करें। क्या उनकी नागरिक की जो भूमिका है वो सत्य के ऊपर आधारित है? गांधी ने एकदम सत्य और नागरिक आचरण, इन दो के बीच में जो सामंजस्य स्थापित किया, वो अपने आप में एक नया प्रयोग था और वो प्रयोग क्लिक कर गया। और यही वह चीज थी जिसने कि गांधी को महान बनाया। हमारे यहां अच्छे बोलने वाले थे, अच्छे व्यवहार करने वाले थे, आदर सम्मान से बात करने वाले थे, लेकिन दिक्कत यही थी, सत्य के आधार पर नागरिक आचरण। हमने नागरिक आचरण तो सीख लिया, उसके कुछ सतही जो ऊपरी जो चीजें हैं वो तो हमने सीख ली, लेकिन सत्य को गायब कर दिया। तो हमारे पास में एक सिविल सोसाइटी तो है, लेकिन उसके बाद में सत्य नहीं है। गांधी अकेले ताकतवर बन पड़ते थे क्योंकि वे सत्य के साथ आचरण करते थे। सो नागरिक व्यवहार के लिए यह जरूरी है कि वह सत्य पर आधारित हो, और यह चीज आम जीवन में सबसे पहले गांधी ने इंट्रोड्यूस की। सत्य था वो किताबों की चीज थी, वो आप उपन्यास में पढ़ सकते थे, आप उससे कहानियों में पढ़ सकते थे, आप उससे पौराणिक आख्यानों में पढ़ सकते थे, आप उसे दर्शन में पढ़ सकते थे, लेकिन सत्य नागरिक एटीट्यूड का हिस्सा होगा और उसकी बुनियाद होगा। यह चीज पहली बार अंडरलाइन करके गांधी ने इंट्रोड्यूस की और मास स्केल पर जन आंदोलन के तौर पर इंट्रोड्यूस की, और ये अपने आप में एक नई चीज थी। तो जो लोग नागरिक समाज बनाना चाहते हैं, नागरिकों का निर्माण करना चाहते हैं, हम सिर्फ प्रस्ताव करना चाहते हैं, क्या वे सत्य के आधार पर नागरिकता का निर्माण करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। नागरिकता का मतलब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं होते। नागरिकता की धारणा का जो गांधी ने विकसित की, उसका बहुत गहरा संबंध सत्य से है और सत्य के प्रति नजरिए से है। ये दो चीजें जो मैं आपसे बुनियादी तौर पर मैंने रखी, वो क्यों रखी? क्योंकि ये जो कास्ट है और ये जो सांप्रदायिकता है, ये दो बहुत बड़ी समस्याएं थी और चुनौतियां थी, आज भी हैं। इन दोनों चीजों को, यानी जाति प्रथा और सांप्रदायिकता, इन दोनों चीजों को, ये जो दो बातें जो मैंने आपसे रखी, यानी गलत को वैध बनाने की जो मनोदशा, जो भारतीय मनोदशा है, उसके कारण जातिवाद और जाति की धारणा, कास्टिज्म, बड़े पैमाने पर फला और फूला है। गलत को वैध ठहराने की धारणा के आधार पर बड़े पैमाने पर हमारे देश में सांप्रदायिकता फली और फूली है। अगर आप सांप्रदायिकता को चुनौती देना चाहते हैं, आप कास्टिज्म को चुनौती देना चाहते हैं, तो आप पहले यह काम करें कि आप गलत को वैध बनाने की प्रवृत्ति को चुनौती दें। और यह चुनौती एक तरह से तमाम किस्म के रूपों में हमारे जेहन में घुस चुकी है, हमारे व्यवहार में घुस चुकी है। हम पग पग पर गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे हम रैशनलाइज करते हैं। तो जाहिर है कि आप कास्टिज्म से नहीं लड़ सकते। गांधी ने जब जाति के खिलाफ लिखा, वर्णाश्रम व्यवस्था के संदर्भ में जाति की तीखी आलोचना की, सांप्रदायिकता के खिलाफ लिखा, तो उन्होंने इस चीज को केंद्र में रखा कि नागरिक अस्मिता के आधार पर आप जाति को चुनौती दे सकते हैं और अस्मिता के आधार पर आप
सांप्रदायिकता को चुनौती देती है। और नागरिकता का जो आधार है, नागरिकता की जो अस्मिता है, वह अस्मिता आपकी सत्यनिष्ठ होनी चाहिए। गांधी का साफ मानना था कि नागरिक आचरण सत्य के बिना पैदा नहीं होता। हमने क्या किया कि हमने बहुत सारे आडंबर नागरिक आचरण के हमने विकसित कर लिए हैं और सत्य को उसमें से गायब कर दिया है। और ये वो जगह है जहां से कि गांधी आपको नजर नहीं आते। तो आप सोचिए कि सत्य को छोड़ के जो नागरिक होगा वो कैसा होगा। वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि किसी के शरीर में से रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए, एकदम पिलपिला, उसमें कोई ताकत नहीं होगी। उसमें किसी भी प्रतिरोध को, किसी भी समस्या को फेस करने की क्षमता ही नहीं होगी। वो एकदम मांस के लोथड़े की तरह पड़ा रहेगा। ये जो भारतीय समाज मांस के लोथड़े की तरह पड़ा रहता है, ये नागरिक जो सो कॉल्ड वोटर, जो कि नागरिक कहलाते हैं, जो एकदम मांस के लोथड़े की तरह पड़े रहते हैं, उसका कारण यह है कि उन्होंने नागरिक के साथ में जो जुड़ी हुई सत्यनिष्ठा है उसको छोड़ दिया है। ये तो ऊपरी चीज है, आडंबर की चीज है कि मेरे पास वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, मैं वोट देता हूं, ये मेरा नागरिक अधिकार है, मेरा ये नागरिक अधिकार है कि मैं चुन गया हूं, ये मेरा नागरिक अधिकार है कि मैं संसद सदस्य हूं, ये मेरा नागरिक अधिकार है कि मैं प्रधानमंत्री हूं। लेकिन सत्य से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो कैसा होगा? वो एकदम मांस का लोथड़ा होगा, उसके अंदर कोई बैकबोन नहीं होगी। वो किसी भी चीज को, किसी भी प्रतिवाद को उसमें सहन करने की और प्रतिवाद करने की उसके अंदर कोई इच्छा शक्ति ही नहीं होगी। और यही वजह कि भारतीय समाज में ये एक क्राइसिस, कॉन्स्टेंटली ये क्राइसिस बना हुआ है। एक अन्य चीज जिसकी वजह से हमें ये बातचीत करनी पड़ रही है गांधी के बारे में, वो ये कि गांधी ने जो तीसरी चीज क्रिएट की, मैं जातीय वर्ण पर आऊंगा, डेफिनेटली आऊंगा मैं, लेकिन उस पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। गांधी के लिए विचारधाराहीनता महत्वपूर्ण नहीं थी। अभी जो एक नया समाज बन रहा है, जो एक शिक्षित समाज तैयार हो रहा है हमारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, तमाम जगहों पर जो एक शिक्षित वर्ग तैयार हुआ है, वो एकदम विचारधाराहीन, वो किसी भी किस्म की विचारधारा को पसंद नहीं करता। जिसे वो लोग कहते हैं ना, नो पॉलिटिक्स प्लीज। तो गांधी को देखने के लिए पॉलिटिक्स तो प्राइमरी चीज है। गांधी बिना विचारधारा की कोई बात नहीं करते। गांधी ने तीसरा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट विकसित किया वो था कि जो नागरिक होगा उसके पास अपनी एक आइडियोलॉजी होगी। विचारधाराहीन नागरिक, विचारधाराहीन मनुष्य गांधी को पसंद नहीं था। तो गांधी के पास में विचारधारा थी, वे एक विचारधारा को उन्होंने प्रस्तुत किया और इस विचारधारा के लिए गांधी ने एक चीज पर और जोर दिया, वह था राजनीतिक संगठन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। आप गांधी पे बात कीजिएगा तो गांधी कोई मूल्यहीन प्राणी है कि उन पर बात की जाएगी सत्य, अहिंसा, अस्ते, ये गांधी जी के उसूल हैं। जी नहीं, गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी और गांधी जी के आइडियोलॉजी का जो क्रिएटिव इंप्लीमेंटेशन का आधार था वो राजनीतिक दल थे। गांधी जी कांग्रेस के जरिए काम करते थे। गांधी जी जो है वो कोई ऐसे नहीं थे कि गैर दलीय दृष्टिकोण से काम करते थे। गांधी जी का एक दल था जिसके गांधी जी मेंबर थे। गांधी जी ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार के लिए जो चीज हमें दी, जो दृष्टिकोण हमें दिया कि एक नागरिक के पास में सत्यनिष्ठता तो होनी ही चाहिए, सत्यनिष्ठता के अलावा जो चीज होनी चाहिए उसकी विचारधारा होनी चाहिए और उस विचारधारा को लागू करने के लिए उदार प्रगतिशील राजनीतिक दल होना चाहिए। बिना उदार प्रगतिशील राजनीतिक दल के आप अपनी विचारधारा का जनता में प्रसार नहीं कर सकते।
और अगर आपके पास में एक राजनीतिक दल है और आपके पास में एक विचारधारा है और आपके देश में समस्याएं हैं, तो उसका समाधान क्या है? सिर्फ आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। गांधी के विचार डिबेट डिस्कशन की चीज नहीं है खाली। अब तो हमने क्या किया है, गांधी को विचार विमर्श की चीज बना दिया है। गांधी पर जो लोग बात कर रहे हैं, गांधी पर जो लोग विचार कर रहे हैं, गांधी को जो लोग नहीं जानते हैं, वह यह चीज जान लें कि गांधी राजनीतिक आंदोलन को पसंद करते थे। वह उनका पैशन था। वे राजनीति से नफरत नहीं करते थे। वे आइडियोलॉजी से नफरत नहीं करते थे। कोई भी सामाजिक राजनीतिक समस्या हो, उस समस्या को कैसे उठाया जाए? आंदोलन के तौर पर उठाया जाए। और जब वे राजनीति और आंदोलन और विचारधारा, इनके अंतर संबंध पर जोर दे रहे थे, तो आप अब पलट के देखिए कि जो भारत हमने विकसित किया है आजादी के बाद, जो शिक्षित मध्य वर्ग हमने विकसित किया है, जो विश्वविद्यालय के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग हमने विकसित किए हैं, तैयार किए हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा है जो कि आइडियोलॉजी से नफरत करता है, बड़ा हिस्सा है जो राजनीति से नफरत करता है, बड़ा हिस्सा है जो कि यह चाहता है और करता है कि वह डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से दूर रहे। उसे कौन सी चीज पसंद है? उसे गलत को वैध बनाने की कला पसंद है। उसे गलत में मजा लेने की राजनीति पसंद है, और इससे गांधी नफरत करते थे। तो गांधी का जो नया पाठ तैयार होगा, गांधी के बारे में जब हम नए ढंग से सोचेंगे, तो हमें यह चीज सोचनी होगी कि गांधी पहला ऐसा बड़ा नेता था हमारे देश में जो जब वो आए, तो गांधी के पास में, वो अकेले नेता थे, नस्लवाद के खिलाफ में लड़ाई का उनके पास में रिच एक्सपीरियंस था। हमारे यहां किसी भी नेता के पास में नस्लवाद के खिलाफ में लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था। गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत आए तो वे नस्लवाद के खिलाफ में उनके पास में लड़ाई का अनुभव था। वो खाली कांग्रेस में आके मेंबरशिप लेके दाखिल नहीं होते, वो पहले नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर आए थे। और जो व्यक्ति नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर आया, उसके वह तमाम किस्म के आंतरिक राजनीतिक सांस्कृतिक एटीट्यूड गत ताने बाने को जानता है। हमारे जितने लोग थे, अब वो चाहे अंबेडकर हो, अंबेडकर ने नस्लवाद के खिलाफ में कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अंबेडकर ने जाति के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, जाति के खिलाफ लिखा, लेकिन गांधी ने जाति के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ने इसके पहले वे नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर आए थे। और यह जो अनुभव था, यह प्लस पॉइंट था गांधी का। नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अनुभव भारत में किसी भी नेता के पास नहीं था, एकमात्र गांधी के पास था। नस्लवाद के खिलाफ बयान देना और नस्लवाद के खिलाफ में जन आंदोलन खड़ा करना, ये दोनों बहुत फर्क है। और गांधी इस मामले में निश्चित तौर पर प्रिविलेज कंडीशन में थे कि उनके पास में नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई का व्यापक एक्सपीरियंस था। और यही वो व्यापक एक्सपीरियंस है जो कि भारत में 3 तरह की चीजें थीं, जिसे हम लोग भेद की राजनीति कहते हैं, भेदभाव की राजनीति कहते हैं। हमारे यहां जाति, सांप्रदायिकता और ब्रिटिश शासन, जिसके तहत हम कॉलोनी थे, उपनिवेश थे, ये 3 किस्म की, यानी गोरे काले का भी भेद था, यहां ब्राह्मण और शूद्र का भी भेद था, या सवर्ण असवर्ण का भी भेद था, और यहां पर हिंदू मुसलमान का भी भेद था। ये 3 भेद थे जो कि बहुत बड़े भेद थे। इन भेदों को भेदने के लिए, इन भेदों का उद्घाटन करने में गांधी ने जितनी मेहनत की और जिस पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया, वो अनपैरेलल है। बल्कि कुछ मामले में वो अंबेडकर से कोसों दूर हैं, आगे हैं। अंबेडकर आर्टिकुलेटेड ज्यादा लगते हैं, लेकिन जो रियल चीज है उसको अंबेडकर भी नहीं पकड़ पाए।
सो जाति और वर्ण के संदर्भ में, सांप्रदायिकता और गोरे और काले के भेद के संदर्भ में, नस्लवाद के संदर्भ में एक कॉम्प्रहेंसिव दृष्टिकोण अगर किसी नेता के पास मिलता है, एक समग्र नजरिया किसी नेता के पास मिलता है, तो वो है महात्मा गांधी। ये जो कास्टिज्म है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, या सांप्रदायिकता है, या नस्लवाद है, इन तीनों के बीच में एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है कि इनके पास में अपने पॉलिटिकल, पौराणिक परंपरा के बहुत सारे नरेटिव हैं और आख्यान हैं, किंवदंतियां हैं। और ये किंवदंतियां और आख्यान और ये तीनों भेदभाव के रूप, यानी जाति, सांप्रदायिकता और नस्ल, काले गोरे का भेद, ये अनेक स्तरों पर सक्रिय रहे हैं भारत में, आज भी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों का समाजवाद के साथ अंतर्विरोध है, इन तीनों का उदारतावाद के साथ अंतर्विरोध है, इन तीनों का राष्ट्रवाद के साथ में भी अंतर्विरोध है और टकराव है। और आम जनता जो है, वो जो इन तीनों विचारधाराओं के असर में है, उसके पास में पौराणिक, काल्पनिक किंवदंतियां, कहानियां खूब हैं। और ये ऐसी कहानियां हैं जिनमें के अगर आप जाएंगे तो या तो आप एकदम अतीत में जाएंगे या फिर भविष्य में जाएंगे, वर्तमान नजर नहीं आएगा आपको इनकी कहानियों। और इन तीनों के पास में भी अपने तीज, त्योहार, संस्कार, आदतें हैं जिनको कि ये सेलिब्रेट करते हैं। और इन तीनों के यहां एक दूसरी कॉमन चीज है, वो ये कि एक्सप्लॉयटेशन और असमानता और उत्पीड़न, इनके नैरेटिव भरे पड़े हैं। तो जब आप ये नैरेटिव सुनते हैं तो आपको गुस्सा आता है और आप को दुख भी होता है। और जाहिर है कि जब आप तीनों में से किसी का भी नैरेटिव सुनेंगे तो आपको जाहिर है ये लगेगा कि इससे मुक्ति का कोई रास्ता होना चाहिए। तो वो फिर जब आप उस नैरेटिव के बाद में जब मुक्ति के रास्ता खोजने जाते हैं तो आपको निराशा हाथ लगती है। तो इन तीनों के पास में जो अपने असमानता के, उत्पीड़न के जो आख्यान है, जो कि हम रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, वे आख्यान अंत में अवसाद और निराशा में कन्वर्ट होते हैं, वे लिबरेशन में कन्वर्ट नहीं होते। हां, इस तरह के जो आख्यान है वे एक नए किस्म की गिरोहबंदी जरूर पैदा करते हैं, नए किस्म के समुदाय की रचना में वो मदद करते हैं, नए किस्म के सामुदायिक मोर्चे बना देते हैं। जिस तरह के मोर्चे बने हैं फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में, अम्बेडकर ने बनाए थे और लोगों ने भी बनाए, इधर अब बनते रहे हैं लगातार। तो कास्टिज्म से लड़ने के लिए मोर्चे, सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए मोर्चे, काले गोरे का भेद तोड़ने के लिए मोर्चे, और इनके पास में असमानता और उत्पीड़न की आख्यान। और अल्टीमेटली पहुंचेंगे कहां? निराशा की ओर, लिबरेशन की ओर नहीं। ज्यादा दूर मत जाइए आप खाली काशीराम और मायावती के फिनोमिना को आप पढ़ लीजिए। शुरू हुआ था कहां से? शुरू हुआ था तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और कन्वर्ट कहां हुआ है? ब्राह्मण सम्मेलन में। ये लेटेस्ट है।
कास्टिज्म पर सबसे ज्यादा तीखा लिखा किसने? लोहिया एटो ने। कन्वर्जन कहां हो रहा है? हमारा नायक कौन? हमारा नायक भगवान परशुराम। उनका नायक राम, इनका नायक परशुराम, और मायावती का नायक ब्राह्मण। क्या मुक्ति संभव है? नहीं। तो ये जो कास्टिज्म से, सांप्रदायिकता से या नस्लवाद से मुक्ति के जितने भी प्रयत्न हम देखते हैं, ये प्रयत्न अल्टीमेटली एक ऐसी दिशा में कन्वर्ट हो रहे हैं जहां पर के सिर्फ निराशा और असफलता नजर आ रही है। या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के जो प्रयत्न हैं वे आनंद की सृष्टि क्यों नहीं करते? लिबरेशन के लिए यह जरूरी है कि जब आप लिबरेशन के पैराडाइम में दाखिल हो तो आप जो भी राजनीतिक संघर्ष करें तो वह आनंद की सृष्टि करे, कुर्बानी भी हो तो आनंद के साथ। मैं सिर्फ भगत सिंह का उदाहरण देना चाहूंगा आपको। भगत सिंह को जब फांसी की सजा बोली, क्योंकि भगत सिंह के पास में एक सपना था, तो फांसी की सजा बोली। तो उस समय जो वजन, फांसी की सजा के पहले जो वजन तोला गया और फांसी की जब चढ़ाया गया, भगत सिंह का 5 किलो वजन बढ़ चुका था। अभी तो हालत यह है कि जिन लोगों के पास में विजन नहीं है, सपने नहीं है, उनकी स्थिति सबसे बदतर है। तो सामान्य तौर पर जाति के खिलाफ में, सांप्रदायिकता के खिलाफ में जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो हम गिरोहबंदी तो तैयार कर लेते हैं, सामुदायिक समूह तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास में सामाजिक मुक्ति का कोई सपना नहीं होता। अगर सामाजिक मुक्ति का सपना रहता, कोई बड़ा स्वप्न होता, तो हम शायद नए विकल्प की सृष्टि कर पाते। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो जाति और सांप्रदायिकता और इन तमाम को लेकर जो भी गिरोहबंदियां शुरू हुई, जो कास्टिज्म वाली गिरोहबंदियां थी या सांप्रदायिक गिरोहबंदियां हैं, पहले भी थी और अब भी हैं, इनकी खूबी है कि ये गिरोहबंदियां समाज, राजनीति, संस्कृति आदि से प्रगतिशील आख्यानों और प्रगतिशील मूल्यों को एकदम खदेड़ के बाहर कर देना चाहती हैं। तो जब आप प्रगतिशील आख्यान, प्रगतिशील मूल्य इनको खदेड़ के बाहर कर देंगे तो बचेगा क्या आपके हाथ में? नया क्या है? और ये लोग सिर्फ वही तर्क पसंद करते हैं जो तर्क इनको सूट करता है। जो तर्क इनके खिलाफ होते हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक वन डायमेंशनल जो है वो एक लॉजिक का सिस्टम इन लोगों ने विकसित किया हुआ है। अब एक दूसरा पहलू है जो कि बहुत ही चिंता का पहलू है, वो ये कि कास्टिज्म से या सांप्रदायिकता से जो लड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं साइंटिफिक टेम्पर के लोग हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, समाजवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। इनकी मुश्किल यह है कि वे प्रमाण के आधार पर चुनौती तो देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चुनौती तो देते हैं, सद्भाव के आधार पर तर्क तो करते हैं, और ये जो कास्टिज्म और सांप्रदायिकता के जो तमाम किस्म के जो मिथ बने हुए हैं, तमाम किस्म का जो तर्क संसार बना हुआ है, उसका एक मिस्टिक संसार बना हुआ है, उस मिस्टिक संसार को वे तोड़ते हैं, एक क्रिटिकल ढंग से एक नया स्पेस वो तैयार करते हैं। या ये कह सकते हैं कि वे जो पूर्वाग्रह हैं, इनके कुसंस्कार हैं, इनके अंधविश्वास हैं, इनकी जो रूढ़ियां हैं, इनको सीधे वे खारिज करते हैं।
टिपिकल भगत सिंह का लेख है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं। अब ये सीधे भगवान को अस्वीकार करना है। हमारे यहां उस जमाने में राधा मोहन गोकुल जी थे, उन्होंने भी ईश्वर का बहिष्कार करके एक निबंध लिखा, और भी बहुत सारी चीजें लिखी, और भी बहुत सारे लोग थे ऐसे। तो इस तरह की चीजों से लड़ने वाले लोग एक वे हैं जो कि सीधे सीधे इन चीजों को एक सिरे से खारिज करते हैं, बड़ी सीधे अटैक करते हैं। पढ़ने में ये अटैक बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में आम जनता को ये इस तरह के हमले आकर्षित करने में असफल होते हैं। आप सोचिए गंभीरता से, भगत सिंह जनता को आकर्षित नहीं कर पाए। भगत सिंह पॉपुलर गांधी से अधिक हो गए, लेकिन जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। राधा मोहन गोकुल जी अपने को जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, लेकिन महात्मा गांधी अपने को जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। और आकर्षित करना ही नहीं, खाली जनता को शिरकत के लिए तैयार कर पाए। जो क्रांतिकारी आंदोलन, जो साइंटिफिक आंदोलन, जो साइंटिफिक टेम्पर का आंदोलन, जो लगातार इन कुरीतियों, कुसंस्कारों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमले करता है, वो से ये सोचना होगा कि हमले देखने में अच्छे हैं, सही भी हैं, लेकिन वे जन शिरकत को बढ़ावा नहीं देते, जनता को अपनी तरफ खींच नहीं पाते। क्यों? यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आपके विचार सही हैं, आप सही हैं, आपके पास में प्रमाण है, तर्क है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी जनता नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि आप सबसे जो प्यारी चीज है जनता की, आप सबसे पहले उसी पर हमला बोलते हैं। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं हिंदुस्तान की जनता ईश्वर को पसंद करती है और ईश्वर को प्यार करती है। यह एक वास्तविकता है कि ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करता। क्या करें? जनता जिस चीज को सबसे अधिक प्यार करती है, हम उसी पर हमला करें? जनता सबसे ज्यादा प्यार करती है अपनी कास्ट को। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं चमार हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं कटियार हूं। क्या हम सबसे पहले उसी की जिस चीज को वो प्यार करती है उसी पर हमला करें? अगर आप जनता जिस चीज को वो बिल्कुल एकदम गलत चीज हो सकती है, अंधविश्वास एकदम गलत है, कास्टिज्म एकदम गलत है, लेकिन जनता उसे प्यार करती है। तो जनता जिस चीज को प्यार करती है, अगर आप उस पर हमले करेंगे तो जनता आपकी नहीं सुनेगी, आपकी चाहे बात कितनी भी रैशनल क्यों ना हो। तो पहले रास्ता क्या निकाला जाना चाहिए? पहले रास्ता जो गांधी ने किया, गांधी ने जनता के इन कुसंस्कारों के ऊपर सीधे हमला नहीं बोला। गांधी ने कहा था मैं नास्तिक हूं, मैं बाद में एक अलग से इस पर एपिसोड करूंगा, मैं लिख चुका हूं फेसबुक पर। लेकिन गांधी राम राम करते थे, राम का स्मरण करते थे, वो प्रार्थना सभा करते थे। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की जनता जहां से कनेक्ट करती है, वो ईश्वर से कनेक्ट करती है। वह ऐसी किसी भी चीज से बात सुनने के लिए तैयार नहीं है जो ईश्वर से डिस्कनेक्ट करके बात करे, आपकी बात चाहे जितनी भी जेन्युइन हो। तो गांधी ने कौन सा रास्ता निकाला? गांधी ने रास्ता निकाला राजनीतिक कॉमन एजेंडे का। राजनीतिक कॉमन एजेंडा क्या था हमारा? राजनीतिक कॉमन एजेंडा यह था कि हमें स्वाधीनता चाहिए। ईश्वर है या नहीं है इनमैटीरियल। देखिए, गांधी ने जो सबसे बड़ी चीज की, जो केंद्र में वो लाए, वो क्या था कि हमें स्वाधीनता चाहिए। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप गुरुद्वारे में जाते हैं, इट्स इनमैटीरियल। लेकिन आपने
जनता को आंदोलित किया किस विषय पर? स्वाधीनता के सवाल पर। अगर स्वाधीनता की चेतना जनता में विकसित होगी, जनता ज्यादा से ज्यादा स्वाधीनता के प्रश्न पर एकजुट होगी, घरों से निकलेगी, आंदोलन में शिरकत करेगी, उससे जनता की चेतना का विकास होगा या उसका नुकसान होगा? और आप एजेंडा ये रखिए कि नहीं, ईश्वर नहीं है और फिर आंदोलन में आइए। लोग आएंगे? नहीं आएंगे। जनता के जो प्रिय क्षेत्र थे, गांधी ने उनको गौड़ बनाया, और जो आधुनिक समाज के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें थी, आधुनिक समाज के लिए ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं है, वो गौड़ है। आधुनिक समाज के लिए स्वाधीनता सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज थी, और आज भी है। इस सामान्य फर्क को, लेकिन ये महत्वपूर्ण फर्क है, इस सामान्य फर्क को अनेक उस समय के लोग समझने में असमर्थ रहे। रूढ़ियां गांधी के जमाने में भी थी, गांधी ने रूढ़ियों की बातें भी की, रूढ़ियों के ऊपर लिखा भी, रूढ़ियों का विरोध भी किया, लेकिन गांधी ने जो इंपॉर्टेंट चीज जिसको कि उन्होंने सीधे सीधे मसला बनाया, वो कौन सा मसला था? स्वाधीनता का मसला। अगर स्वाधीनता के प्रश्न पर लोग निकलेंगे तो वे अपने एक पब्लिक स्पेस का निर्माण करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। जनता सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करना सीखेगी। कल तक यह जनता सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक मसलों पर शिरकत नहीं करती थी। आधुनिक समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि जनता सार्वजनिक प्रश्नों पर सार्वजनिक आंदोलन में भाग ले। पहले जनता सार्वजनिक तौर पर एक ही चीज में भाग लेती थी, वो मंदिर जाना। धार्मिक क्रियाओं में वो सार्वजनिक तौर पर भाग लेती थी। गांधी ने एक नया डायमेंशन पैदा किया कि सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक मसलों पर, स्वाधीनता के प्रश्न पर जनता हिस्सा ले। स्वाधीनता के प्रश्न पर जनता जितना हिस्सा लेगी, समाज के धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा बल पकड़ेगी। तो गांधी के सामने लक्ष्य क्या था? गांधी के सामने लक्ष्य था कि जनता की शिरकत को कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो गांधी राम नाम जपते थे, प्रार्थना सभा करते थे। प्रार्थना सभा में वो हर एक धर्म के बारे में बातें करते थे, उनके मंत्र जपते थे। वो सिर्फ एक ही धर्म की बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि टारगेट धर्म नहीं था, टारगेट थी जनता। जनता अगर राजनीतिक आंदोलन में शिरकत करेगी, स्वाधीनता आंदोलन में शिरकत करेगी, तो जनता का धर्मनिरपेक्षीकरण होगा, जनता की राजनीतिक चेतना विकसित होगी। और जिस जनता की राजनीतिक चेतना विकसित होगी, वह फिर बाकी चीजों को समझने में समर्थ होगी। एक अन्य चीज और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि अब चूंकि इस पूरे प्रसंग में जहां से की बात शुरू हुई थी, वो ये कि ये जो कास्ट और ये जो सांप्रदायिकता है, इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है। वो कॉमन ये है कि वे भिन्नता को स्वीकार नहीं करते। जो कास्टिज्म वाले हैं वे भी भिन्नता को स्वीकार नहीं करते, और जो सांप्रदायिकता वाले हैं वे भी भिन्नता को स्वीकार नहीं करते। डिफरेंस को वे लोग स्वीकार नहीं करते, भेद को तो वे मानते हैं। और भेद के आधार पर वे घृणा या नफरत या अलगाव, इसकी वकालत भी करते हैं। लेकिन वो भिन्नता को स्वीकार
नहीं करते, बल्कि वे, जैसा कि अब चल रहा है, एक एक तर्क हमारे बीच में चल रहा है कि भारत हिंदू देश है, भारत में रहने वाले सब हिंदू हैं। क्या है ये वही तर्क है जिसके मैंने आपसे जिक्र किया, भिन्नता को अस्वीकार करना। तो जाति और सांप्रदायिकता के साथ में जो लोग संगठन जुड़े हुए हैं, वो चाहे जिसके संगठन हो, वे प्रतीकात्मक आख्यानों और प्रतीकात्मक रूपकों के जरिए, प्रतीकात्मक जो है नायकों के जरिए फेक हिस्ट्री या काल्पनिक हिस्ट्री हमारे बीच में प्रक्षेपित करते रहते हैं। और ये फेक हिस्ट्री और काल्पनिक हिस्ट्री हमारे जीवन में अनालोचनात्मक नजरिया बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। और ये जो दोनों, यानी जाति और सांप्रदायिकता वाले, ये दोनों ही लोग, ये व्यक्ति और धर्म, इन दोनों में जो भिन्नताएं हैं, जो अब मान लो 135 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो 135 करोड़ लोग अलग अलग किस्म के लोग हैं, ये एक जैसे लोग नहीं हैं। तो हमें भिन्नता माननी चाहिए, लेकिन वो भिन्नता मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी तरह हिंदुस्तान में सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि अनेक धर्म हैं। एक धर्म के मानने वाले लोग नहीं हैं यहां। तो ये जाति के लोग इकसार समाज बनाने की बात करते हैं, उसी तरह सांप्रदायिकता वाले लोग भी इकसार समाज बनाने की बात करते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भारत, जिसको कि गांधी ने बार बार इंफेसिस दिया कि भारत में भिन्नताएं कायदे से समझने की जरूरत है। अगर आप जाति से लड़ना चाहते हैं तो आप भिन्नता को स्वीकार कीजिए, डिफरेंस को स्वीकार कीजिए। आप सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं तो आप डिफरेंस को स्वीकार कीजिए। और अगर आप डिफरेंस को स्वीकार कर लेंगे तो आप डेमोक्रेसी का भी विकास करेंगे और आप अपने यहां धर्मनिरपेक्ष समाज का भी विकास करेंगे। मुश्किल यह है कि यह जाति और सांप्रदायिकता की ताकतें भिन्नता के दृष्टिकोण को नहीं मानती। गांधी की प्रार्थना सभा का जो सामान्य सा छोटा सा रूप है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रूप है, वो भिन्नता से एकदम ओतप्रोत है। सो भारत को देखने के लिए कहां से देखेंगे? भिन्नता के आधार पर देखेंगे या एकता के आधार पर देखेंगे? भारत एक है या भारत अनेक है? भारत में अनेक भारत हैं। अगर मुझसे पूछे तो भारत में अगर 140 करोड़ लोग रहते हैं, 135 करोड़ लोग रहते हैं, तो 135 करोड़ लोगों का अलग अलग भारत है, सबका एक जैसा भारत नहीं है। तो आप जब भिन्नता को एक बुनियादी एलिमेंट के तौर पर स्वीकार कर लेंगे, तो आप, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने इन पांचों के बीच में भिन्नता को स्वीकार कर लिया है। डेमोक्रेसी के विकास के लिए, स्वाधीनता के विकास के लिए जरूरी है कि हम भिन्नता के एलिमेंट को आइडियोलॉजिकली माने, डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को माने। गांधी की ताकत यह थी कि उन्होंने डिफरेंस के या भिन्नता के कॉन्सेप्ट को स्वाधीनता आंदोलन का हिस्सा बनाया और विभिन्न जाति धर्म के लोगों को स्वाधीनता आंदोलन में आकर्षित करने में सफलता हासिल की। यहां तक कि विभिन्न विचारधारा के लोगों को भी कांग्रेस की तरफ खींचने में सफलता हासिल की। गांधी ने अपने विचार नहीं छोड़े, लेकिन गांधी की वजह से यह नहीं हुआ कि कम्युनिस्ट नहीं जाएंगे कांग्रेस के अंदर, समाजवादी नहीं जाएंगे कांग्रेस के अंदर। क्यों? क्योंकि भिन्नता के बिना आप स्वाधीनता को अर्जित नहीं कर सकते। भिन्नता के बिना आप भारत को अर्जित नहीं कर सकते।
हमारे यहां जितना भी जो नरेटिव, इतिहास, परंपरा, संस्कृति, वो नरेटिव जो है वो मतभेदों का नरेटिव है, भिन्नताओं का नरेटिव नहीं है। हमारे यहां मतभेद खूब पढ़ाए जाते हैं, उनके बीच में मतभेद था, इनके बीच में मतभेद था। अरे भिन्नता के तौर पर क्यों नहीं देखते उसे आप? तो हमारे यहां भिन्नता को एक तरह से नेगेटिव सेंस में कम्युनिकेट करने की परंपरा रही है, और गांधी इसे अपने तरीके से क्वेश्चन करते हैं और भिन्नता को स्वाधीनता आंदोलन का एक अमूल्य हिस्सा बनाते हैं। लास्ट, गांधी के लिए भिन्नता एक खाली डिस्कोर्स का या विमर्श की चीज नहीं थी, बल्कि उनके लिए जीवन मूल्य भी था। हम लोग अगर डेमोक्रेसी बचाना चाहते हैं, हम लोग सेकुलरिज्म को बचाना चाहते हैं, तो हमें भिन्नता को एक्सेप्ट करना होगा। हमें कास्ट से निकलना है, हमें सांप्रदायिकता से निकलना है, तो हमें भिन्नता को स्वीकार। अरे कोई मिश्रा है, कोई पांडे है, कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, इमैटेरियल, हमें स्वीकार करने में क्या परेशानी है? हम क्यों हर एक को एक जैसा बनाना चाहते हैं या अपने जैसा बनाना चाहते हैं? और यही वह जगह है जहां से कि गांधी एक नया दायरा खोलते हैं, और वो दायरा है स्वाधीनता का भिन्नता के कॉन्सेप्ट के साथ में, डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के साथ में एक वे संवाद और संबंध स्थापित करते हैं, और स्वाधीनता आंदोलन के अंदर विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न संप्रदाय के लोगों की शिरकत सुनिश्चित बनाते हैं। इसलिए गांधी के यहां मतभेद की चर्चा नहीं है, भिन्नताओं की चर्चा है। वहां टकराव नहीं है। ये जाति और संप्रदाय के लोग मतभेदों की चर्चा करते हैं। वो इतिहास में जाते हैं तो मतभेद की चर्चा करते हैं, वे दर्शन में जाते हैं तो मतभेद की चर्चा करते हैं, वे संस्कृति में जाते हैं तो मतभेद की चर्चा करते हैं, वे वर्तमान की राजनीति में आते हैं तो मतभेद की चर्चा करते हैं, और उसके साथ साथ टकराव को पेश करते हैं। गांधी भिन्नता और उसके साथ में सामंजस्य। और ये जो जाति वाले हैं, ये जो सांप्रदायिकता वाले हैं, इनकी ब्यूटी है कि ये अदर्स के साथ में इनके मतभेद और इनके टकराव किस तरह के हैं, इस पर जोर ज्यादा है। और ये अदर्स के साथ में जो टकराव और मतभेद हैं, इसके चलते ये एक ऐसा संसार बनाने में लगे हुए हैं जो कि भिन्नता को किसी भी कॉस्ट पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। न वे संस्कारगत, न वे आदत के तौर पर, न वे खान पान के तौर पर, न वे जीवन शैली के तौर पर वो भिन्नताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस पर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी जी शराब नहीं पीते थे, लेकिन वो शराब जो लोग पीते थे उनके साथ झगड़ा तो नहीं करते थे। गांधी जी गौ मांस नहीं खाते थे, लेकिन गौ मांस अगर जो लोग खाते थे उनके साथ में उनकी द्वेष तो नहीं था। गांधी जी ने गौ हत्या रोकी जाए इसके लिए खूब लिखा है, खूब आंदोलन किया, लेकिन कभी इसके लिए किसी की हत्या नहीं की गई। भिन्नता को स्वीकार करना और भिन्नता के साथ में सामंजस्य बिठाना, यह स्वाधीनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास के लिए बुनियादी शर्त है, जो कि गांधी संप्रेषित करते हैं। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति है कि ये जो जाति और ये सांप्रदायिकता के जो रखवाले हैं या प्रचारक हैं, ये व्यक्ति की निजी पहचान और निजी अस्तित्व को एक सिरे से अस्वीकार करते हैं, और इसे वे साम दाम दंड भेद से बदलना चाहते हैं। और अगर साम दाम दंड भेद से नहीं बदले तो वे दंगे के जरिए बदल देंगे, वे नरसंहार के जरिए बदल देंगे। और लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है,
भिन्नताओं को छिपाओ, भिन्नताओं पर बात मत करो। भारत सिर्फ एक ही तरह के लोगों का देश है। भारत में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं। जी नहीं, भारत एक ही तरह के लोगों का देश नहीं है। उनकी कोशिश ये होती है कि भिन्नता के डिस्कोर्स को केंद्र में मत आने दो। गांधी की कोशिश ये थी कि भिन्नता का डिस्कोर्स बार बार वो केंद्र में लाते थे, और यही वो जगह है जहां से गांधी एक नई दुनिया रचते हैं। सो गांधी पर बात करते समय गांधी ने जो भिन्नता के जो दायरे खोले हैं, डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को जिस तरह से लिक्विड ढंग से अपनी राजनीतिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया, आचरण का हिस्सा बनाया, वह अपने आप में सबसे मूल्यवान चीज है, जिसने के स्वाधीनता आंदोलन में बड़े पैमाने पर उन लोगों को भी गांधी ने आकर्षित किया जो गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी किसी से नफरत नहीं करते थे। गांधी के विचारों से मतभेद थे, लेकिन गांधी किसी से नफरत नहीं करते थे। वे भिन्नता को स्वीकार करते थे। और जब भिन्नता होगी तो जाहिर है कि उसको आप ये कह के कि राष्ट्रीय एकता के नाम पर भिन्नता को स्वीकार नहीं करेंगे, धार्मिक एकता के नाम पर भिन्नता को स्वीकार नहीं करेंगे, जातीय एकता के नाम पर भिन्नता को स्वीकार नहीं करेंगे, आप ये जो रास्ता अपनाना चाहते हैं, इससे भारत का न तो लोकतंत्र बचेगा और न भारत स्वाधीनता आंदोलन में विजय हासिल कर पाता। भारत को स्वाधीनता आंदोलन में जो विजय मिली वो इसलिए मिली कि उसने भिन्नताओं के कॉन्सेप्ट को सामान्य राजनीतिक आचरण का कॉन्सेप्ट बनाया। और जब भिन्नताओं के कॉन्सेप्ट को सामान्य राजनीतिक कॉन्सेप्ट बनाया तो उन्होंने इसके लिए समानतावादी नजरिए को केंद्र में रखा। हम भिन्न हैं लेकिन समान हैं। भिन्नता के आधार पर भेदभाव पैदा नहीं किया गया, भिन्नता के आधार पर नफरत पैदा नहीं की गई। तो गांधी जी का जो जाति और संप्रदाय से लड़ने का जो तरीका था वो यह था कि भिन्नताओं को सामने लाओ और समान नजरिए से उनके साथ में आचरण करो, सबको समान मानो। इसलिए गांधी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग सब बराबर थे। वो चाहे जिस जाति के हो वो बराबर थे। तो जब आप भिन्नता को मानेंगे तो किस चीज की सृष्टि करेंगे? आप बहुलतावादी समाज की सृष्टि करेंगे, आप बहुलतावादी संस्कृति की सृष्टि करेंगे, आप बहुलतावादी धार्मिक समूहों की सृष्टि करेंगे। और यही गांधी की ताकत थी। गांधी ने वर्ण और जाति को किस तरह से विश्लेषित किया, आगे इसकी चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।